2, 3, 4, 5, 6, 7. Being with buddies is being in heaven. 7 are the colors, 7 are the cause. When we together stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया. भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया. भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो. अब तक आपने देखा कि कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले 5 तालिबे इल्म पूरे साल घूम फिर कर और मौज मस्ती कर अपनी कॉलेज लाइफ को यादगार बनाना चाहते हैं. इसलिए इम्तिहान से बचने के लिए वो यूनिवर्सिटी की एक तजवीज से फायदा उठाने का मंसूबा बनाते हैं, जिसके तहत अगर वो कॉलेज में होने वाली किसी तकरीब में हिस्सा लें तो उस साल इम्तिहान देने से बच सकते हैं. इसलिए वो सब यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद होने वाले ड्रामे में हिस्सा लेने की जुस्तजू करते हैं. ड्रामा सेक्शन की इंचार्ज मैडम सबीना उन्हें 2 कम मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में नोट्स लिखने को कहती हैं. वो उनके बारे में कोई खास मालूमात हासिल नहीं कर पाने की वजह से रिटायर प्रोफेसर अलवी से मदद मांगने जाते हैं. दूसरी तरफ ज़ेबा को जब हिना के जरिए ये मालूम होता है कि हिना और उसके दोस्तों को तहरीक आज़ादी के बारे में कोई मालूमात नहीं है तो वो नाराज हो जाती है. आइए अब देखते हैं कारवान आज़ादी की चौथी किस्त. देखो, एक अच्छा प्ले बनाने के लिए तुम्हें दिमागी तौर पर उसी दौर में रहना होता है. जिस्म भले ही आज में रहे, मगर दिमाग होगा उस दौर में जब हम गुलाम थे, उन हालात की चुभन में. जी सर. हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था, उस वक्त लोगों के दिलों में एक जज्बा था जो आज के लोग समझ नहीं सकते. क्यों सर? अरे भाई, अब माहौल खराब हो गया है. वो दौर ऐसा था जब अलग अलग इलाके, मजहब और जबान के लोग कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लेते थे. कोई फर्क न था और इकट्ठे होकर लड़ते थे हिंदू मुस्लिम. यानी दंगे नहीं होते थे? अरे दंगे तो इन सियासतदानों की देन है. उस वक्त सियासतदान या पॉलिटिशियंस नहीं थे, क्योंकि मुल्क ही गुलाम था. और जहां तक हिंदू मुसलमानों के आपसी रिश्तों की बात है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, इनकी दोस्ती सबसे अच्छी मिसाल है. मगर दोस्ती तो अलग चीज है सर. मेरी और इरफान की भी बहुत अच्छी दोस्ती है. मगर क्या तुमने कभी कोई कदम उठाया या कुछ ख्यालात से लोगों को पैगामात दिए जिससे तुमने हिंदू और मुसलमानों के मेल मिलाप को बढ़ावा दिया हो? ऐसी तो कोई बात हुई नहीं सर. तुम ऐसे नहीं समझोगे. मैं तुम्हें एक नज़्म सुनाता हूँ. इससे तुम्हें वक्त की फिजा और लोगों की सोच का एहसास होगा. भाई, यूं तो कई किताबें मेरे पास पढ़ी हैं, मगर तुम ऑडियो ही सुनो आज़ादी के दीवानों के गीतों की. ये नज़्म पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ा करते थे. चलो मैं ही सुनाता हूँ. क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते. तरस आता है तुम्हारे हाल पर ए हिंदियों, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते. देखते हैं आप जिसको शाद हैं आबाद हैं, क्या तुम ही पैदा हुए रंजो मिहन के वास्ते. दर्द से अब बिलबिलाने का जमाना जा चुका, फिक्र करनी चाहिए मर्ज़े कुहन के वास्ते. हिंदुओं को चाहिए अब कस्द काबे का करें, और फिर मुस्लिम बढ़ें गंगो जमन के वास्ते. वाह, कितनी अच्छी तरह अंग्रेजों के चमचों को लताड़ा है. और आखिरी शेर तो कमाल का है. और ये कोई फिल्मी या प्रोफेशनल की लिखी हुई नज़्म नहीं थी. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद कलमबंद किया था इसे. सर, अभी आपने कहा था कि आपके पास कई किताबें पढ़ी हैं फ्रीडम फाइटर्स के गीतों की. हाँ, एक तो यही है.
इसमें कई दूसरे इनकलाबियों के बारे में भी डिटेल्स हैं और इनमें उनकी नज़में भी हैं। कितने दूरंदेश थे ये लोग। जब मकसद साफ होता है ना बच्चों, तब आदमी को सब साफ साफ दिखाई देता है। दिल में बस एक ही आरजू होती है, अपनी मंजिल तक पहुंचने की। इसके लिए अपने सब सुख, आराम और नींदें हराम लगती हैं। ये आज़ादी के सिपाही अक्सर कई कई दिन तक सोते भी नहीं थे। नींद तो आज हमें भी नहीं आएगी सर। कम से कम आज की रात तो नहीं आएगी सर। क्यों? अरे बच्चे, खुदीराम बोस बहुत जिंदा दिल नौजवान थे। वो फांसी से कुछ मिनट पहले तक कहकही लगाते रहे। क्या हुआ सर? उनकी फांसी के वक्त से चंद घंटे पहले का एक किस्सा याद आ गया। सच, बहुत ऊंचा मजाक करते थे। बताइए सर। अच्छा, कल सुनाऊंगा भाई, देर हो रही है। बताइए ना सर, तजस्सुस बहुत बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत ऊंचा मजाक करते थे वो। सचमुच बहुत जिंदा दिल नौजवान थे। हुआ यूं कि फांसी से पहले की शाम जेलर ने उन्हें खिड़की के पास बैठे देखा और कहा, खुदीराम, ये लो आम खाओ, बहुत उम्दा आम है ये। और आम को खिड़की के पास रख दिया। कुछ देर बाद खुदीराम ने आम उठाया और उसे टहनी वाले हिस्से से चूस लिया। आम वाकई बहुत मीठा था। तब एक शरारत उसके दिमाग में आई। उसने फूंक मारकर आम को फुला दिया और उसे वैसे ही खिड़की के पास रख दिया। फिर क्या हुआ सर? जब जेलर उधर से वापसी में गुजरा और देखा कि खुदीराम ने आम खाया ही नहीं, तो वो बोला, खुदीराम, आम बहुत मीठा था, खा लेते तो अच्छा था। चलो तुम्हारी मर्जी भाई। ये कह के उसने आम उठा लिया और तब उसे मालूम पड़ा कि आम तो खोखला था, खाया जा चुका था। उसे सकते में देखकर खुदीराम बोस को हंसी क्या आई कि फिजा में उनके कहकहे गूंज उठे और वो जेलर भी जोर से हंस पड़ा। फांसी से चंद घंटों पहले के कहकहे कितने जानदार रहे होंगे, ये सोच सोचकर मेरा दिल भर आता है। सर, वो 19 बरस के थे। छोटा होने की बिना पर उनकी फांसी माफ की जा सकती थी। फिर अब क्या वजह थी मुझे मालूम नहीं। मैं तो बस वो वाकया याद करके हंसा था। सर, कितने जिंदा दिल थे वो। और सर, दाद देनी होगी उनकी कि सिर्फ 19 बरस की उम्र में दुनिया से चंद घंटों बाद जाना है और ऐसी शरारत। अरे शरारत, उनकी शरारत में तो मस्खरापन भी हुआ करता था। एक वाकया सुनाता हूं। हुआ यूं कि जब जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई तो खुदीराम बोस बोल पड़े कि वो कुछ कहना चाहते हैं और उन्हें कहने की इजाजत दी जाए। जज ने सोचा कि कमसिनी में मौत को सामने देखकर शायद माफी वगैरह मांगना चाह रहा है। सारे कोर्ट में चुप्पी छा गई। जज ने कहा, कहो खुदीराम, क्या कहना चाहते हो? खुदीराम ने कहा, सर, मैं हाजरीन, वकीलों, प्रेस के नुमाइंदों और आप हिंदुस्तानियों को कुछ बताना चाहता हूं। जज ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? तो खुदीराम बोस ने कहा, मैं उन्हें बम बनाने का तरीका बताना चाहता हूं, वैसा जैसे मैंने बनाया था। और कमाल ये कि उसने बताना शुरू भी कर दिया। फिर क्या हुआ सर? एकदम हंगामा हो गया। पुलिस वाले फौरन उसे अपने घेरे में डालकर बाहर ले गए। वाह, फांसी की सजा सुनकर अदालत को दिक करने के लिए बम बनाने का फॉर्मूला बताना, कमाल है।
अब सोचो, ऐसे नौजवान क्या परवाह करते थे अपनी जिंदगी की। कमाल है सर। सर, वो कैसे थे दिखने में? हाँ, उन दिनों जब मैं किताब लिख रहा था, मेरा एक स्टूडेंट था। वो गजब का पेंटर था। उसने कुछ मुजाहिदों और हादसों की तस्वीरें बनाई थी। मेरे ख्याल से उसमें खुदीराम बोस की भी थी। सर दिखाइए ना, मैं ये देखने को बेताब हूँ कि वो कैसे दिखते थे। तीखे नैन नक्श, खूबसूरत, जैसे बंगालियों के होते हैं। हाँ, बाल घुंघराले थे जो खास उभर कर आते थे। मैं ज़रा कंप्यूटर खोल लूँ। इसी में स्कैन करवा कर डाल रखी हैं मैंने उसकी सारी तस्वीरें। अभी दिखाता हूँ। ओह, हाउ इनोसेंट। क्यूट। सर, और किस किस शहीद की तस्वीर है आपके पास? अरे बहुतों की है, लेकिन वो आप बाद में देखना। पहले प्ले की तैयारी कर लो। देखो, अब वक्त कम होता जा रहा है। अभी राइट अप भी लिखना है। लेकिन पहले बताओ कि आपने कौन कौन से कम जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी चुने हैं। अरे भाई, कुछ तो देखा होगा किताबों में या नेट पर। सर देखा तो बहुत है, पर नेट ज्यादा क्रेडिबल नहीं है जितना हमारे एक्सपर्ट्स की किताबें। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। इसके लिए आपको उन एक्सपर्ट्स की बुक्स पढ़नी चाहिए जिन्होंने गैर जानिबदार होकर उन मुजाहिदीन आज़ादी पर रिसर्च की है। और मैं ये भी समझ रहा था कि आपके लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए कुछ लोगों ने जिन्होंने ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी पर रिसर्च की है, उनके नोट्स और मज़ामीन मेरे पास रखे थे। ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये 10 ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, मगर इनकी कुर्बानी और काम जाने माने मुजाहिदों से कम न थे। आप में से हर कोई 2-2 राइटअप्स पढ़ ले और फिर वो बाकियों को बता दे। इससे सबको जल्दी याद हो जाएगा। कम वक्त में किताबों से ज़्यादा जानकारी पाने का बेहतरीन तरीका है ये। ये पेपर घर ले जाएं? ठीक है, ले जाओ। अब तो रात बेचैनी में नहीं कटेगी। आज रात इन्हें पढ़ डालो और फिर हम इन 10 कम जाने माने मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में डिस्कस करके इनमें से 4 को छांट लेंगे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब आप लोग जाइए। बहुत काम करना है अभी तो आपको। मजा आ गया यार। कैसी मजेदार सिचुएशन है। मजेदार दिलचस्प बातें मिल रही हैं सुनने को, और कॉलेज के इम्तिहान से निजात भी मिल जाएगी। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या बढ़िया कहानियां सुनने को मिल रही हैं। सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन और तो और कॉमेडी भी है उनकी कहानियों में। मगर बच्चों, जब स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी तब मैं पूछूंगा, मजे आ रहे हैं ना? अरे उसकी भी एक तरकीब सोच ली है मैंने। अच्छा, बता फिर। अरे देखते रहना, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट प्रोफेसर अलवी से ही लिखवाऊंगा। हाँ राज, बताना, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ यार, हम भी तसल्ली से सोएंगे रात को। अब बता भी दे। ठीक है, तो सुनो। जब प्रोफेसर साहब ये दिलचस्प कहानियां सुनाना बंद कर देंगे और स्क्रिप्ट लिखने को कहेंगे, तो हमारी स्क्रिप्ट राइटर मिस मारिया को डेंगू हो जाएगा और हम बड़े उदास और मासूम और गमज़दा चेहरे लिए प्रोफेसर साहब से पूछेंगे, मारिया तो अब लिखने की हालत में नहीं है सर, अब हम क्या करें? और मुझे पूरा यकीन है कि वो भला इंसान कहेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। शाबाश, क्या चाल सोची है। यार राज, एक गड़बड़ है। क्या? डेंगू तो सितंबर अक्टूबर में होता है। तो कोई बात नहीं, जुलाई अगस्त में मलेरिया तो हो सकता है ना? हाँ, मलेरिया जरूर हो सकता है। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ,
थम गए यारो हमको, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा न वर्दी दूरिये मंजिल में है। आज मक्तल में यो कातिल कह रहा है बार बार, अब भला शौक़े शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वेरी गुड यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत खूब। थैंक यू। कितने अच्छे शायर थे अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान नहीं, ये नज्म पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की है। नज्म के आखिर में बिस्मिल नहीं सुना क्या? हिना, गीत या नज्म लिखने वाले आखिरी शेर में अपना नाम फिट कर देते हैं, जैसे आजकल के रैपर स्टार्टिंग में करते हैं। यार एक बात तो है, क्या? हमें कुछ नाम तो याद होने शुरू हुए हैं। हाँ यार, गीतों और नज्मों में ताकत बहुत होती है। हाँ, ऐसे रटने में कितना टाइम लगता है, मगर गाना फटाफट याद हो जाता है। अरे इसी वजह से तो बॉलीवुड की दुनिया भर में पहचान है। मगर इन गीतों की तो कुछ और ही बात है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़ मने से तू कभी न डर, तू शेर हिंद आगे बढ़ मने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेवतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़ मने से तू कभी न डर, तू शेर हिंद आगे बढ़ मने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेवतन बढ़ाए जा। वेरी गुड यार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत खूब। थैंक यू। मैंने तो राम प्रसाद बिस्मिल के कई गीत याद कर लिए हैं और दोनों फ्रीडम फाइटर पर नोट्स भी पढ़ लिए हैं। हाँ, वो तो सबने पढ़ लिए होंगे, 1 घंटे का भी काम नहीं था। ये गीत ना मन को छू लेते हैं। भाई मैंने तो आज़ादी के दीवानों के गीतों की किताब जो अलवी सर ने दी थी पूरी पढ़ डाली है। अरे इरफान, फिर तो सुना दे कोई ऐसा गीत जिसे सुनकर हम अपने जंगे आजादी के सिपाहियों के दिलों में मुल्क के लिए मोहब्बत की शिद्दत को महसूस कर सकें। अशफाक उल्लाह की एक नज्म है, दिल को छू गई है। क्या वर्डिंग्स हैं यार। अब सुना भी दे यार। भाई अशफाक उल्लाह की गजल सुनाने जा रहा है तो उनके बारे में भी कुछ बता दे। कल अलवी साहब ने बताया था ना कि अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल फास्ट फ्रेंड थे। मैं उनकी शहादत और कारगुजारियों के बारे में पूछ रहा था। राज, तुम्हारी उम्मीद कुछ ज्यादा ही हो चली है इरफान से। एक बड़ी हैरानगी की बात यह है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह तीनों शहीद एक ही कस्बे शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। आई कैन बेट
तीनों कैंसेरियन होंगे। ओह गॉड, इसे तो हर बड़ा आदमी कैंसेरियन ही लगता है। वैसे हिना की एक बात की तारीफ तो करनी होगी। क्या? इसकी अपने बारे में राय बहुत अच्छी है। हाँ इरफान, क्या नाम बताया था तीनों के शहर का? कौन तीन? पहले नाम बता। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और अरे बता बता। हाँ, ऋतिक रोशन। अबे राज, ऋतिक रोशन नहीं, रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह। इरफान, राज की फरमाइश थी कि इन तीनों के मुतालिक कुछ मालूमात भी दी जाए। भाई अब ज्यादा तो याद नहीं मुझे, रात को बहुत देर तक पढ़ता रहा, 3 बज गए थे। हाँ याद आया, पता है राम प्रसाद बिस्मिल को 2 फांसी की सजाएं मिली थी। यानी एक फांसी से बच जाए तो जल्लाद को सेकंड चांस। अरे नहीं, उनके खिलाफ 2 मुकदमे चल रहे थे और उन्हें दोनों मुकदमों में फांसी की सजा मिली थी। और क्या याद है? उनकी पैदाइश 1 जून 1897 को हुई थी। ओह जेमिनी। यार इरफान, अब अशफाक की भी डेट ऑफ बर्थ बता दे। 19 दिसंबर 1927। ओह अब रहा रोशन का सनसाइन। हाँ हाँ, अभी भी 33% मिलने का चांस है। इरफान, अब ठाकुर रोशन सिंह का भी सनसाइन बता दे। सनी सॉरी यार, वो तो बिल्कुल याद नहीं। सॉरी कैंसेरियन। अरे छोड़ो ना यार, अब सुनाओ ना वो गाना। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूँ। देखो सुरताल नहीं है मेरी, अब मेरी जैसी भी आवाज है उसमें सुनना पड़ेगा तुम्हें। तो इस तरह से, हाँ। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तां होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन का गुलची को, बहार आ जाएगी उस दिन जब अपना बागबां होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन हरगिज, न जाने बादे मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा, ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं है खंजरे कातिल, बता कब फैसला उनके हमारे दरमियां होगा, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी, जब अपना आसमां होगा। क्या नज्म लिखी है अशफाकुल्ला साहब ने। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, जब अपना आसमान होगा। और वो कितना मशहूर शेर है, हमें मालूम ही नहीं था कि वो अशफाक उल्ला खान ने लिखा है। कौन सा? शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये अशफाक का शेर है? ओह, मैं समझी थी कि किसी फिल्म के गाने से है। मगर मैं ये सोच रहा हूं, कितनी गफलत में जिए और मरे हमारे शहीद वतन। गफलत? कैसी गफलत? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कहां लगते हैं मेले? लोगों को यही नहीं मालूम कि उनकी कब्र या समाधि है कहां। हाँ राज, कह तो तुम ठीक रहे हो, और है भी या नहीं ये भी नहीं मालूम। कौन से शहीदों की, जाने माने या कम जाने माने?
यार आजकल तो किसी की भी नहीं पता। चलो तुम में से ही कोई बताओ, जाने माने शहीद भगत सिंह की समाधि कहाँ है? नहीं पता। चलो यही बता दो कि कब लगी थी फांसी? नहीं पता। चलो छोड़ो, तुम लोगों के लिए एक आसान सवाल। तुम बस यही बता दो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। हाँ यार राज, कितना सही कहा तूने। उन्होंने जान दे दी हमारी आज़ादी के लिए, और हमें उनके नाम भी नहीं मालूम। जिनकी शहादत की तारीख भी हमें नहीं मालूम। मगर सबकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है हिना को। हेलो हिना, कैसी हो? ठीक हूँ यार, तू बता। बड़ी स्मार्ट लग रही हो। ओह थैंक यू। ओह ये टॉप तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? ये मैं पिछले साल लंदन गई थी ना, वहीं से खरीद लिया। गुड चॉइस। तो आजकल कैसा चल रहा है? सुना है बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं तुम्हारे प्ले की। रिसर्च वर्क हो गया? अभी तो कुछ शुरू नहीं किया यार। हाँ, शहीदों के गानों वगैरह की किताब मिल गई थी इरफान को, बस सुबह से वही गुनगुना रहे हैं हम लोग। हाँ वो तो ठीक है, पर हिना तुम्हें रिसर्च वर्क करना था, गानों से काम नहीं चलेगा। हिना ध्यान रखो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा काम पूरे ग्रुप में सबसे बढ़िया हो, क्योंकि उन सब में तुम सबसे इंटेलिजेंट हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट ज़ेबा। अब ज़ेबा बात यह है कि हम सब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। सच तो ये है कि प्ले वगैरह में अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक कह रही हो, लेकिन कल मैडम सबीना को रिसर्च वर्क कैसे दोगी? करेंगे कुछ तो। वो क्या कहते हैं, जुगाड़। हाउ फनी, जुगाड़। अच्छा मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय, पर मिलती रहना। श्योर। कौन थी ये? ये ज़ेबा मेरी फ्रेंड है। One, two, three, four, five, six, seven. Being with buddies is being in heaven. Seven are the colors, seven are the cause. When we together, stronger than a sword. याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। याद आएंगी हमें वो घर और गलियां, झगड़े थे जहाँ जहाँ थी प्यारी दुनिया। भूलेंगे न हम तुमको यारो, रूठेंगे न हम तुमसे यारो। कुफ्र काफिर को भला